पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं मेरे यानी महेश के साथ महारानी। इसे लिखा है अरविंद कुमार जी ने। 6ठी शताब्दी। उत्तर भारत में पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा मगर सुंदर और संपन्न राज्य देवगढ़। देवगढ़ राज्य के उत्तर में था पर्वतराज हिमालय और पूर्व में था वन संपदा से भरपूर घनघोर जंगल। देवगढ़ राज्य को देवताओं का प्रहरी समझा जाता था, क्योंकि अनेक पवित्र तीर्थों और प्रसिद्ध मंदिरों का रास्ता इसी राज्य से होकर जाता था। और इसी कारण इस छोटे से राज्य का पूरे भारत में विशेष सम्मान था। इतना सम्मान कि देवगढ़ राज्य पर आक्रमण करना निषिद्ध समझा जाता था। राज्य में आने वाले तीर्थ यात्रियों से राज्य की अच्छी आय हो जाती थी। दूसरी ओर राज्य की पूर्वी सीमा से चीन और मंगोल आदि देशों के लिए रास्ता जाता था। इसलिए इन देशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों के कर देने से भी इस राज्य को अच्छी आय होती थी। इसके अलावा राज्य में बहुमूल्य औषधियों और जड़ी बूटियों का भंडार था। कुल मिलाकर देवगढ़ में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। और देवगढ़ के राजा थे बहुत ही बुद्धिमान और प्रजावत्सल महाराज उदयभान जी। महाराज उदयभान के केवल 2 संतानें थीं, राजकुमार चंद्रभान और राजकुमारी चंद्रप्रभा। देवगढ़ की महारानी जमुना देवी का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था, मगर महाराज उदयभान जी ने दूसरा विवाह नहीं किया और अपना शेष जीवन राजकुमार और राजकुमारी के अच्छे लालन पालन के लिए समर्पित कर दिया। राजकुमार और राजकुमारी दोनों अब युवा हो चुके थे। राजकुमार चंद्रभान जहां वीर, सुंदर और सौम्य स्वभाव के स्वामी थे, वहीं राजकुमारी चंद्रप्रभा अपने आप में अद्वितीय थी। चंद्रमा जैसे सौंदर्य और तलवार की धार जैसी तेज बुद्धि की स्वामिनी। वही राजकुमारी चंद्रप्रभा आज अपने पिता और देवगढ़ के महाराज उदयभान सिंह जी के सामने उनके विशेष कक्ष में बैठी हुई थी और दोनों पिता पुत्री के बीच में बिछी हुई थी शतरंज की बाजी। शतरंज उन दिनों राज परिवारों में खेला जाने वाला एक बहुत ही प्रमुख खेल हुआ करता था। महाराज अपनी चाल चलते हुए बड़े ही जोश में बोले, ये बाजी तो हम ही जीतेंगे राजकुमारी। राजकुमारी उनकी चाल को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा पिताजी, जरा सोच कर बताइए, पिछली बार आप हमसे शतरंज में कब जीते थे? राजकुमारी की बात का अर्थ समझकर महाराज बहुत ही जोर से हंस दिए और बोले, हाँ, ये बात तो ठीक है राजकुमारी कि पिछले कई सालों से आपने हमें शतरंज में जीतने का मौका ही नहीं दिया है। महाराज की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, तो पिताजी महाराज, आज आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आपको जीत जाने देंगे? क्योंकि राजकुमारी, आज की यह बाजी हमारे हाथ में है। देखो, हमने तुम्हारे आधे मोहरे मार लिए हैं, अब तुम्हारी हार निश्चिंत है। महाराज की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो ये लीजिए, ये शय और ये मात। राजकुमारी की इस चाल को देखकर महाराज एकदम से हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बाजी को वो अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल ही जीता हुआ समझ रहे थे, उसमें उन्हें उनकी पुत्री के हाथों बुरी तरह से मात हो चुकी है। अब उनकी समझ में आ रहा था कि वो राजकुमारी के जिन मोहरों को मारकर खुश हो रहे थे, वो असल में राजकुमारी का बुना हुआ एक जाल था। राजकुमारी जानबूझकर अपने मोहरों को मरने दे रही थी और उनकी आड़ में महाराज के राजा को उन्होंने अपने शिकंजे में फंसा लिया था, जिसकी परिणति हुई थी महाराज की मात में। जब यह सब महाराज की समझ में आया तो उनके मुंह से निकला, वाह राजकुमारी वाह, भाई मान गए हम तुम्हें। हमेशा की तरह आज भी तुमने हमें मात दे दी। क्या बात है, आखिर आपने एक बार फिर से हमें हरा ही दिया, वो भी इस बाजी में जिसे हम बिल्कुल ही जीता हुआ समझ रहे थे।
और ये भी कितने गर्व की बात है राजकुमारी कि जिस राजा उदयभान सिंह के बुद्धिमता को सारा संसार मानता है, जिसे आज तक भारतवर्ष का कोई राजा शतरंज में हरा नहीं पाया, उसे राजकुमारी ने पिछले कई वर्षों से जीतने ही नहीं दिया। और आज की बाजी में तो कमाल ही कर दिया आपने। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं राजकुमारी कि संपूर्ण भारतवर्ष में हमारी पुत्री के बराबर रूपवती और बुद्धिमान कोई दूसरी राजकुमारी नहीं है, और शतरंज में तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। इसके बाद महाराज ने राजकुमारी से कहा, आज हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं राजकुमारी, मांगिए, क्या मांगती हैं आप? महाराज की बात को सुनकर राजकुमारी ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए पिताजी महाराज। नहीं राजकुमारी, आज तो आपको कुछ मांगना ही पड़ेगा। महाराज के इतना जिद करने पर राजकुमारी ने कहा, ठीक है पिताजी, तो फिर आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। भला ऐसी बुद्धि का क्या लाभ जिसका व्यवहार में कोई उपयोग ही ना हो? राजकुमारी की बात से महाराज थोड़ी उलझन में पड़ गए और उन्होंने कहा, हम आपका मतलब नहीं समझे राजकुमारी, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मेरे कहने का मतलब यह है पिताजी कि एक ओर तो आप हमें बहुत बुद्धिमान मानते हैं और दूसरी ओर राजकाज से जुड़े किसी भी विषय पर हमारी कोई सलाह नहीं लेते। आप और भैया मिलकर ही सब कुछ तय कर लेते हैं। क्या ये राज्य हमारा नहीं है? या फिर आप हमें इस योग्य नहीं समझते कि हम आपको सलाह दे सकें? राजकुमारी की बात को समझते हुए महाराज ने कहा, अरे नहीं नहीं राजकुमारी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं कि योग्यता और बुद्धिमता में तो आप राजकुमार चंद्रभान से भी बहुत आगे हैं, परंतु राजकुमारी, उस राजसभा में जहां पूरे दिन तरह तरह के लोग आते हैं, वहां आपका बैठना क्या उचित होगा? इस पर राजकुमारी ने जवाब दिया, नहीं पिताजी महाराज, हम आपसे राजकाज के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में आप हमें भी अपनी योग्यता दिखाने का अवसर दीजिए। राजकुमारी की इस बात को सुनकर महाराज ने फैसला लेते हुए कहा, ठीक है राजकुमारी, हम तुम्हें वचन देते हैं, आज से राज्य का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय हम आपकी सलाह के बिना नहीं करेंगे। और राजकुमारी चंद्रप्रभा राजकाज के महत्वपूर्ण कार्यों में अपने पिता यानी महाराज उदयभान की सहायता करने लगी। राजसभा के सामान्य कार्यों को दिन भर महाराज और राजकुमार अपने मंत्रियों की सहायता से निपटाते थे, किंतु विशिष्ट और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विशेष सभा आयोजित की जाती थी, जिसमें महाराज, राजकुमार, महामंत्री और सेनापति के अलावा राजकुमारी चंद्रप्रभा भी विराजमान रहती थी। अपनी तेज बुद्धि से वो गंभीर से गंभीर समस्याओं का समाधान भी चुटकियों में निकाल देती थी, जिससे महाराज भी बहुत खुश थे। ऐसे ही एक दिन एक विशेष सभा में महाराज ने अपने महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, आज की सभा के विषय में हम सभी को अवगत करवाइए। महामंत्री जी ने अपने आसन से उठकर कहना शुरू किया, महाराज की जय हो। महाराज, अपनी राजधानी के उत्तर में यहां से लगभग 50 कोस दूर प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर में आजकल बहुत भीड़ आ रही है। हमारा सुझाव है कि व्यवस्था देखने के लिए एक योग्य सरदार के नेतृत्व में सैनिकों की एक टुकड़ी को वहां भेज दिया जाए। महामंत्री की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, लेकिन महामंत्री जी, वहां पर आजकल इतनी भीड़ क्यों आ रही है? महामंत्री ने कहा, बात यह है राजकुमारी कि वहां पर आजकल कोई औघड़ बाबा पधारे हैं, जो पिछले कई महीनों से गौरी शंकर मंदिर के परिसर में ही निवास कर रहे हैं। राजकुमारी ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, अच्छा फिर? महामंत्री ने बताया, राजकुमारी जी, उन बाबा के बारे में यह सुनने में आया है कि वो बहुत ही चमत्कारी और त्रिकालदर्शी बाबा हैं। किसी का भी भूत, वर्तमान और भविष्य
एक ही नजर में देखकर बता देते हैं। इस पर राजकुमारी ने कहा, अच्छा, तो लोग अपना भविष्य जानने की लालसा में उन औगड़ बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं? महामंत्री ने जवाब देते हुए कहा, जी हां राजकुमारी, उन औगड़ बाबा के दर्शन के लिए प्रतिदिन दूर दूर से लोग वहां पर आते हैं। राजकुमारी ने फिर से बहुत ही जिज्ञासा के साथ पूछा, तो महामंत्री जी, क्या ये औगड़ बाबा आने वाले हर दर्शनार्थी को उसका भविष्य बता देते हैं? महामंत्री जी बोले, नहीं राजकुमारी, ये औगड़ बाबा हर किसी से बात नहीं करते। दिन के अधिकांश समय तो वे ध्यान में ही डूबे रहते हैं। इस पर राजकुमारी ने कहा, अच्छा, तो फिर वे भविष्य किसको बताते हैं? महामंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, सैकड़ों हजारों में से किसी एक व्यक्ति को। जिस व्यक्ति पर औगड़ बाबा को अपनी कृपा करनी होती है, वो व्यक्ति जब बाबा के दर्शन करने उनके समीप आता है, तो औगड़ बाबा ध्यान अवस्था से बाहर आकर उसे उसके भविष्य के बारे में कुछ बातें बता देते हैं और उसके बाद पुनः ध्यान मग्न हो जाते हैं। राजकुमारी ने फिर से एक सवाल करते हुए कहा, तो क्या बाबा की बताई गई सारी भविष्यवाणियां सच निकलती हैं? महामंत्री जी बोले, जी राजकुमारी, ऐसा सुनने में आया है कि आज तक उन औगड़ बाबा ने जिस किसी श्रद्धालु को उसके भविष्य के बारे में जो कुछ भी बताया है, उनकी कही गई एक एक बात अक्षरशः सत्य साबित हुई है। महामंत्री जी और राजकुमारी की इन बातों को सुनकर महाराज ने कहा, तभी वहां पर इतनी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में वहां पर व्यवस्था बनाने के लिए किसी योग्य सरदार के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी को भेजना ही उचित होगा। क्यों राजकुमारी, तुम क्या कहती हो? महाराज की बात को सुनकर राजकुमारी ने कहा, हमारा सुझाव है पिताजी महाराज कि वहां एक नहीं बल्कि 2 सैन्य टुकड़ियों को भेजा जाए। एक टुकड़ी वहां मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में तैनात रहकर व्यवस्था संभाले और दूसरी टुकड़ी के सैनिक वहां आने जाने वाले मार्ग में जगह जगह तैनात रहें, जिससे आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जा सके। आखिर उन श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी ही तो जिम्मेदारी है महाराज। राजकुमारी की बातों से खुश होकर महामंत्री ने कहा, महाराज की जय हो। राजकुमारी जी ने बहुत ही उत्तम सुझाव दिया है, हमें ऐसा ही करना चाहिए महाराज। इस पर महाराज ने अपने सेनापति को हुक्म देते हुए कहा, सेनापति, राजकुमारी ने जैसा बताया है वहां के लिए बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था की जाए। सेनापति ने कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाकर सारा प्रबंध किए देता हूं। इतना कहकर सेनापति महाराज, राजकुमार और राजकुमारी का अभिवादन करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के पश्चात महाराज खुश होकर कहते हैं, देखा महामंत्री, है ना हमारी पुत्री परम बुद्धिमान और हमसे भी 4 कदम आगे की सोच रखने वाली। महामंत्री ने कहा, इसमें क्या संदेह है महाराज, बुद्धिमता में तो अपनी राजकुमारी जी का कोई मुकाबला नहीं है। महाराज और महामंत्री की इन बातों को सुनकर राजकुमारी ने कहा, पिताजी महाराज, हमारी आपसे एक प्रार्थना है, यदि आप हमें आज्ञा दें तो उन औगड़ बाबा के दर्शन हम भी करना चाहेंगी। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो अब आपको भी अपना भविष्य जानना है? राजकुमारी ने कहा, नहीं महाराज, भविष्य जानने से ज्यादा हम उनके दर्शन की अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि जैसा महामंत्री जी ने उनके बारे में हमें बताया है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो बाबा कोई बहुत ही सिद्ध पुरुष प्रतीत होते हैं। महाराज ने राजकुमारी को आज्ञा देते हुए कहा, ठीक है राजकुमारी, जैसी तुम्हारी इच्छा। राजकुमारी चंद्रप्रभा जब अपनी प्रिय सहेली कुसुमलता के साथ औगड़ बाबा के दर्शन को पहुंची तो उसने देखा कि बाबा ध्यान मग्न बैठे हुए थे। राजकुमारी बाबा के मुखमंडल पर विद्यमान तेज को देखकर समझ गई कि ये बाबा अवश्य ही कोई सिद्ध पुरुष है। राजकुमारी ने विभिन्न प्रकार के फल और मिठाइयां बाबा के चरणों में रख दिए और उन्हें पुष्प आदि समर्पित करने के बाद राजकुमारी ने श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाकर जब बाबा को प्रणाम किया
तो औघड़ बाबा ने अपनी आंखें खोल दी। आओ महारानी, आओ। औघड़ बाबा के मुंह से अपने लिए महारानी शब्द सुनकर राजकुमारी ने कहा, महारानी? नहीं नहीं बाबा, हम महारानी नहीं हैं। हम तो इस राज्य की राजकुमारी चंद्रप्रभा हैं, जो आपकी ख्याति सुनकर आज आपकी सेवा में उपस्थित हुई हैं। राजकुमारी की बात को सुनकर बाबा ने कहा, हम जानते हैं, परंतु हम अभी की नहीं, भविष्य की बात कर रहे हैं। इस पर राजकुमारी ने थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, भविष्य की? हाँ राजकुमारी, हम भविष्य की बात कर रहे हैं, और हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हम इस समय भविष्य में भारत के सबसे बड़े और महान महाराजा की महारानी से बात कर रहे हैं। औघड़ बाबा की इन बातों से राजकुमारी अभी भी बहुत ही हैरान थी। आप कौन से बड़े और महान राजा की बात कर रहे हैं बाबा? हमारी जानकारी में इस समय पूरे भारत में ऐसा कोई महान राजा है ही नहीं। पूरा भारत तो इस समय छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। समय बदलते देर नहीं लगती महारानी। इस भारत और तेरे भाग्य का सूर्य जब सफलता के आकाश में चढ़ना शुरू करेगा तो वो कुछ ही समय में अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशमान कर देगा। उस सूर्य के साथ एक शक्ति पुंज और भी होगा, जो उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। वो तेजवान होता चला जाएगा। परंतु इतना कहकर बाबा रुक गए। राजकुमारी ने फौरन पूछा, परंतु आप क्या कहना चाहते हैं बाबा? परंतु तुम्हारा वो सूर्य जितना तेजवान होगा, छल और कपट से भरा हुआ एक धूर्त राहु उसे ग्रसने के लिए नित नए प्रपंच करेगा। उस राहु के साथ एक दुष्ट केतु भी होगा, जो उसकी धूर्तता को और भी बढ़ा देगा। ये राहु केतु मिलकर तुम्हारा जीवन कांटों से भर देंगे, भयंकर कष्ट देंगे तुम दोनों को। राजकुमारी ने अब थोड़ा डरते हुए कहा, हम दोनों से आपका क्या मतलब है बाबा? बाबा ने कहा, हां, तुम दोनों को। तुम बुद्धि का चंद्रमा हो और वो शक्ति का सूर्य। यदि इस देश का भाग्य बदलना है तो तुम दोनों को मिलना होगा, और तुम दोनों मिलोगे भी, किंतु तुम दोनों का ये मिलन सरल नहीं होगा। मार्ग में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं, बहुत कठिनाइयां आएंगी। ऐसे में तुम्हें बहुत ही धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि तभी तुम उन बाधाओं, उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकोगी और बनोगी भारत की सबसे बड़ी और महान महारानी। क्या औघड़ बाबा की भविष्यवाणी सच होगी? क्या राजकुमारी चंद्रप्रभा भारत की सबसे बड़ी और महान महारानी बनेगी? यदि हां, तो वो राज्य और राजा कौन सा होगा जो भारत के आकाश पर सूर्य बनकर चमकेगा? और वो शक्ति पुंज कौन होगा जो सूरज की चमक को कई गुना बढ़ा देगा? उस राजा से राजकुमारी की पहली मुलाकात कब और कहां होगी? और वो दुष्ट राहु केतु कौन होंगे जो उस राजा और राजकुमारी के मिलन के मार्ग में बाधाएं खड़ी करेंगे? तो अब आगे और क्या क्या होगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए रहस्य और रोमांच से भरी हुई हमारी ये कहानी, महारानी का अगला भाग।